डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न इंडिया के इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो विषय है क्रांतिकारी आंदोलन। यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहते हैं, वो ये कि आमतौर पे हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके प्रारंभ होने की दो तिथियां इतिहासकार मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1857 के विद्रोह से इसकी शुरुआत हो गई थी और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई तब से हम इसको मानेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। इतिहासकारों के बीच ये विवाद हो सकता है, वो एक अलग तथ्य है, लेकिन हम लोग अपने अध्ययन के सुविधा के लिए संपूर्ण जो आंदोलन है स्वतंत्रता संग्राम का, यदि 1857 से ही मान लिया जाए तो ये जो आंदोलन है, ये स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं उभर करके सामने आई। यानी कोई एक विचारधारा के तहत देश आजाद हो गया हो, ऐसी बातें नहीं। समय समय पे आवश्यकता के अनुरूप नए नए दृष्टिकोण उभर करके सामने आए। तो शुरुआती दौर में जो लोग थे उनका विचार उदारवादी था, लिबरल था। तो लिबरल किसके प्रति था? अंग्रेजों के प्रति था। वो ये मानते थे कि अंग्रेज एक अच्छे नस्ल के लोग हैं और हमारे समस्याओं के बारे में इनके पास जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो जाती हैं। यदि अपनी समस्याओं को इनके समक्ष रखा जाए तो ये दूर कर देगा। तो कांग्रेस या कह लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन का यह जो विचारधारा था, ये 1905 ईस्वी तक चलता रहा कांग्रेस का। ये फेज जो था ये उदारवादी युग था और 1905 के बाद चेंजिंग आता है राष्ट्रीय आंदोलन में। और वो चेंजिंग क्या था कि नहीं, अब ये विचार उभर करके सामने आया कि ये जो कांग्रेस का उदारवादी नीति है, एक्चुअली में भिक्षावृत्ति नीति है, भीख मांगने वाली है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। और पहली बार ब्रिटिश सत्ता का विरोध हुआ कि नहीं, हम इस सत्ता को नहीं मानेंगे। तो जब भी आप किसी सत्ता का विरोध करते हैं तो वो जो आंदोलन होता है उसको बोलते हैं उग्रवाद, एक्सट्रीमिज्म। तो 5 के बाद उग्रवाद का युग आ गया जो 1919 तक चला। और उसके बाद फिर गांधी जी का पदार्पण हुआ था। तो गांधी जी ने एक अलग थ्योरीज दी सत्य और अहिंसा का, कि बिना हिंसा किए हुए अपनी मांगों को रखा जाए तो इसको सत्याग्रह कहा जाता है। और हमने सत्याग्रह के माध्यम से साउथ अफ्रीका में पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली, यानी अंग्रेजों को पछाड़ दिया। तो उस तरीके से 1919 के बाद जो युग स्वतंत्रता संग्राम का है उसको हम लोग गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। अब ये जो बीच वाला उग्रवादी युग है, यानी 1905 से लेकर के 1919 तक का जो पीरियड है, इसमें दो प्रकार की विचारधाराएं उभर के सामने आती है। एक को टर्मोलॉजी के हिसाब से उग्रवादी कह सकते हैं और दूसरे को आतंकवादी कह सकते हैं। अब देखिए, अभी हमारे देश की जो स्थिति है उसमें इन दोनों शब्दों के प्रयोग पर तीव्र बहस हो रहा है और अधिकांश लोग ये मान रहे हैं कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानी के लिए उग्रवादी और आतंकवादी शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गलत है। तो इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? तो क्रांतिकारी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही क्रांतिकारी शब्द हम आपको इस्तेमाल करके इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन पढ़ा तो रहे हैं, वो सही बात है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न रह जाता है कि इस क्रांतिकारी आंदोलन के परिवेश में दो तरह के लोग हम लोग को मिलते हैं। एक ऐसे लोग थे
कि जो बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे, ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे, लेकिन उसकी ब्रिटिश सत्ता के समाप्ति के लिए वो ये नहीं कहते थे कि आप बम चलाइए, डकैती कीजिए या किसी की हत्या कीजिए। नहीं, ये भी विरोधी थे ब्रिटिश सत्ता के। तो इनका विरोध जो था वो उग्र रूप से था। तो इसलिए समझाने के लिए आपको एक्सट्रीमिज्म वर्ड इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और फिर एक ग्रुप ऐसा था कि उन्होंने बम और पिस्तौल की राजनीति अपना ली, ये रणनीति अपना ली कि शक्ति के बल पर इनको बाहर किया जा सकता है। तो ये जो है एक दूसरा वर्ग क्रांतिकारियों का उभर करके आया, जिसको आतंकवादी कहा जा सकता है। यानी आतंक के माध्यम से सत्ता को परेशान करना कि वहां से छोड़ करके चला जाए। तो आप इसको व्यवहार में लाना कितना भी बंद कर दीजिए। मेरे कहने का उद्देश्य ये है, ये जो 9 से लेकर के यानी 1905 से लेकर के 1919 तक का जो पीरियड है, ये उसके बाद भी 30 तक कह लीजिए, तो इस पीरियड में तो 2 प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। तो उसको बाइफिकेट करने के लिए, अलग करने के लिए आपको कोई ना कोई शब्द चुनना पड़ेगा। अब आप इलाज कराने गए हैं, बोलिए कि डॉक्टर साहब को दर्द नहीं हो, मेरा ऑपरेशन भी हो जाए, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसके अंदर की घटनाओं के बारे में कोई शब्द इस्तेमाल होगा, तभी आपको इतिहास समझ में आएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अपने देश के क्रांतिकारियों का या स्वतंत्रता सेनानियों का जो हमारे दिलों में सम्मान है, वो ऐतिहासिक शब्दावली के इस्तेमाल करने से उनका सम्मान कम नहीं हो जाता है। हर देश में ये नियम रहा है कि स्वतंत्रता मीठी बातों से प्राप्त नहीं की गई है, बल्कि स्वतंत्रता के लिए खून बहाया गया है और स्थापित सत्ता का विरोध किया गया है। और स्थापित सत्ता ने इन विरोधियों को विद्रोही ही कहा, आतंकवादी ही कहा, उग्रवादी ही कहा। आज भी कोई सत्ता के खिलाफ कोई अगर विरोध करता है तो उनको इन्हीं उपमाओं से याद किया जाता है, कोई दूसरे उपमाओं से याद नहीं किया जाता है। तो इतिहास जिस पीरियड के लिए पढ़ा जा रहा है, उस पीरियड के कंटेक्स्ट में हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज के कंटेक्स्ट में उनके व्यक्तित्व के लिए ये शब्द अनुचित नहीं है। बात समझ में आई? तो आपको इसलिए इतना एलोबरेट करके हमने बताया कि इस पर बहुत विवाद चल रहा है अभी वर्तमान समय में। तो इन विवादों में पढ़ने की जरूरत हम लोग को नहीं है। हम लोग को इतिहास में कौन सी घटनाएं घटी हैं, उसने हमारे आंदोलन को क्या प्रभावित किया, इन्हीं तक अपने आप को सीमित रखना है। ठीक है? तो ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट छात्रों हम पढ़ा रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन, उसमें इतनी सारी बातें आपको अपने मस्तिष्क में रखनी होगी। तो सबसे पहले हर क्लास के समान जैसे इंट्रोडक्शन हम देते हैं, तो इसका भी एक इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि आपको अंदर की बात समझ में आए। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, इस स्वतंत्रता आंदोलन को संचालित करने में यानी चलाने में दो वर्ग उभर करके सामने आए। एक मुख्य भूमिका निभाने वाला वर्ग और दूसरा सहायक भूमिका निभाने वाला वर्ग। तो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जो मुख्य भूमिका निभाई यानी मेन स्ट्रीम का जो रहा, वो निभाया कांग्रेस ने।
ठीक है। और इसके अलावा सहायक भूमिका में अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे किसान, मजदूर, छात्र, महिला, और इसी में एक है क्रांतिकारी। ठीक है। तो यहां पर समझाना हमको क्या है और आपको समझना क्या है कि देश में स्वतंत्रता आंदोलन, चाहे आप 1885 से इसका आरंभ मान लीजिए या 1857 से, इस दौर में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में दो प्रकार की भूमिकाएं सामने आई। एक भूमिका मुख्य भूमिका की रही और दूसरी सहायक भूमिका की। मुख्य भूमिका और सहायक भूमिका में विभाजन जो होने का आधार था वो क्या था कि मुख्य भूमिका में देश की आजादी के लिए प्रत्यक्ष रूप से वो दल शामिल हो गई, और सहायक भूमिका का मतलब ये हुआ कि उसका उद्देश्य वर्गीय था, उसका उद्देश्य संपूर्ण भारत नहीं था। अंग्रेज उस वर्ग का भी शोषण कर रहे थे, इसीलिए वो अंग्रेजों के विरोधी हो गए थे, और यदि उनके शोषण को समाप्त कर दिया जाता तो उनकी संतुष्टि हो जाती। तो ऐसा समूह भी पाया जा रहा था जिनका वर्गीय हित था, और उसका भी शोषण अंग्रेज कर रहे थे, इसलिए वो वर्ग भी अंग्रेजों का विरोधी हो गया था। तो जो मुख्य धारा का मेन स्ट्रीम का जो संगठन था, उस मेन स्ट्रीम के संगठन को ये सहयोगी संगठनों ने सहयोग दिया। विभाजन का आधार क्या है? यह है कि मुख्य संगठन यानी कांग्रेस देश को आजाद कराना चाहती थी। सहयोगी जो संगठन था उसका उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति करनी थी। बात समझ में आ रही है? उनका जो एम्स था, जैसे मान लिया जाए महिला है तो महिला अपने अधिकार की मांग कर रही थी, किसान, मजदूर, छात्र ये सब अपने डिमांड्स कर रहे थे। उसी में युवाओं का जो एक वर्ग था जिसको हम लोग क्रांतिकारी नाम दे रहे हैं, रेवोल्यूशनरी नाम दे रहे हैं, तो ये भी देश के आजादी के लिए ही सचेष्ट थे, लेकिन उसके साथ साथ इनका कोई अपना अलग सिद्धांत था, अलग थ्योरीज थी, अलग विचारधारा था। जो थ्योरीज, जो विचारधारा कांग्रेस से मेल नहीं खाता था। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कांग्रेस, गांधी का पदार्पण हुआ हो या ना हुआ हो, पहले ही से अहिंसा के रूप में अपनी नीति को घोषित कर चुकी थी। अहिंसा के रूप में किस प्रकार से कि हम ब्रिटिश सत्ता का विरोध नहीं करेंगे, हम उसके अधीन अपनी सुविधाओं की मांग करेंगे। यह अलग बात है कि बालपाल लाल का उदय हुआ तो कांग्रेस की यह नीति परिवर्तित हुई, लेकिन गांधी की अहिंसा की नीति को कांग्रेस अपने जन्म से ही स्वीकार करते आ रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो क्रांतिकारियों का विचार था वो पूरा कांग्रेस से हट करके था। लेकिन कांग्रेस का जब स्थापित उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति 1929 में हुई, तो आप कह सकते हैं कि यह क्रांतिकारियों का ही प्रभाव था कांग्रेस पर कि उसने अपनी नीति पूर्ण स्वराज घोषित किया। क्योंकि क्रांतिकारियों का शुरू से जो घोषित उद्देश्य था वो ये था कि देश को स्वतंत्र कराना, और इसके लिए हमें खून भी बहाना पड़े, बम और पिस्तौल का सहारा भी लेना पड़े, या बैंक भी लूटना पड़े, या डकैतियां भी डालनी पड़े, तो ये देश के लिए सब के सब क्षम है, सब के सब वैध है। तो कांग्रेस की ये नीति नहीं थी। इसीलिए देश को स्वतंत्र कराना दोनों का उद्देश्य था, कांग्रेस का भी और क्रांतिकारियों का भी। लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन अपनाए जा रहे थे दोनों को द्वारा, वो साधनों में अंतर था। इसीलिए क्रांतिकारी एक अलग ग्रुप बन गया और कांग्रेस एक अलग ग्रुप बन गया। ठीक है।
तो अब ये एक सहयोगी की भूमिका निभाई। किसने? क्रांतिकारी आंदोलन ने। तो आप कहेंगे कि सहयोगी की भूमिका निभाई, तो कैसे? जब कांग्रेस का भी उद्देश्य आजादी है और इसका भी उद्देश्य आजादी है, तो सहयोगी आप कैसे कह रहे हैं? तो सहयोगी इस ढंग से कह रहे हैं कि कांग्रेस जीवित रही, आंदोलन करने के बावजूद भी उसका अस्तित्व बना रहा, लेकिन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ने जब भी कोई आंदोलन किया तो जिनके नेतृत्व में है उसके बाद वो खत्म हो गया, उसका अस्तित्व नहीं रहा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना, ऑर्गेनाइजेशन लास्ट नहीं किया, बहुत दिनों तक नहीं चला। लेकिन कांग्रेस ने जो भी आंदोलन किया वो अंतिम समय तक, अंतिम समय का अर्थ यह कि देश जिस समय तक आजाद हो रहा था उस समय तक उसका अस्तित्व बना हुआ था। तो क्रांतिकारी संगठनों का अस्थायित्व नहीं रह गया, कांग्रेस के पास अस्थायित्व था। तो इस कारण से अस्थायी प्रकृति होने के कारण जो क्रांतिकारी मूवमेंट था, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, वो सहयोगी भूमिका के रूप में माना जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए साहब, जहां तक ये क्रांतिकारी का बात है, तो इसमें कुछ जो इतिहासकार हैं उनके जो विचार हैं उनको जानिए। कुछ इतिहासकार इसे आंदोलन नहीं मानते, सॉरी, आंदोलन नहीं मानते। और आंदोलन नहीं मानने के पीछे जो कारण है वो कारण है जन भागीदारी का नहीं होना। क्रांतिकारियों को जो गतिविधियां थी राष्ट्रीय आंदोलन में, तो कुछ इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा आया कि इस क्रांतिकारी मूवमेंट को एक आंदोलन स्वीकार ही नहीं कर रहा था। कहा कि कुछ सिरफिरे लोगों का काम था, उसका कोई बहुत व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जनता का समर्थन इसको प्राप्त नहीं था। तो यहां पर बताना यह है कि ये क्रांतिकारियों की नीति में शामिल था। वो नीति क्या थी कि सबसे पहला कि हमें इसमें जनता का सहयोग लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? कि जनता के बीच में ये बात जैसे ही जाएगी वो गुप्त नहीं रहेगी, और जब गुप्त नहीं रहेगी तो हमारा कोई भी कार्यक्रम जो है वो सफल नहीं होगा। और मेरा जो काम करने का तरीका है उसमें बहुत लोगों की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पुल उड़ाना है। तब पुल उड़ाने के लिए एक दो लोगों की जरूरत है, तो वो लोग अगर चाहेंगे पुल उड़ा देंगे, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन हल्ला करके पुल उड़ावेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। बैंक लूटना है तो बैंक लूटने वाला हल्ला करते हुए कि हम जा रहे हैं बैंक लूटने, या बोलेगा कि पब्लिक तुम बाहर खड़ा रहो हम बैंक लूटेंगे, ऐसा हो सकता है? तो क्रांतिकारियों की जो गतिविधि थी, जो योजना थी, वो योजना ही गुप्त रखना था, उसमें कम से कम लोगों को शामिल करना था, ताकि इसकी गुप्तता बनी रहे और भेद न खुले, और हम अपने अंग्रेजों के खिलाफ जो योजना है उसको कार्यान्वित करते। इसलिए क्रांतिकारी का उद्देश्य ही जब था कि इसमें जन सहभागिता नहीं हो, तो नहीं हुआ। तो इसलिए ऐसे आधार पर इतिहासकारों का जो ये कहना था कि इसे क्रांति आंदोलन नहीं कहा जा सकता है, वो गलत बात है। क्योंकि इस आंदोलन का, इस क्रांति का उद्देश्य था कि जनता को परेशान किए बिना अंग्रेजों को परेशान किया जाए, और इसके लिए हम अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार हैं। तो इस कारण से दोस्तों, इन लोगों ने भी बहुत महती भूमिका निभाई, और इन क्रांतिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? जो इतिहासकार आलोचना करते हैं उनको ये बात जाननी चाहिए कि इनका सबसे बड़ा योगदान ये था राष्ट्रीय आंदोलन में, वो ये कि राष्ट्रीय आंदोलन के विश्रांति के काल में
हम बताते हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे इसको। राष्ट्रीय आंदोलन के विश्रांति काल में आंदोलन को सक्रिय रखा, मरने नहीं दिया, आंदोलन को सक्रिय रखा। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी अभी मैंने आपको कहा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चला, वही मुख्य धारा थी। तो इस क्रम में हम पाते हैं कि कांग्रेस हमेशा सक्रिय नहीं रही। कांग्रेस के ऊपर भी अंग्रेजों ने पाबंदी लगाई, उसकी गतिविधि शिथिल हुई, उसके लोगों को जेलों में डाला गया। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस हमेशा आंदोलन नहीं करती थी। जैसे उदाहरण के लिए 1905 के बाद जब कांग्रेस में एक्सट्रीमिज्म का दौर आता है बाल पाल लाल के कारण, तो कांग्रेस में विभाजन हो जाता है और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप जो उग्रवादी नेता थे वो या तो भारत को छोड़ चुके थे या फिर जेलों में डाल दिए गए थे, और जो उदारवादी नेता थे वो अंग्रेजों के विरोधी थे ही नहीं, वो तो उसके हिमायती थे। इसलिए 5 के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गई। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन निष्क्रिय नहीं रहा। राष्ट्रीय आंदोलन का जो उद्देश्य अंग्रेजों का विरोध करना रहा, वो कांग्रेस के निष्क्रियता के दौर में भी राष्ट्रीय आंदोलन जो है कांग्रेस का विरोध करते रही। तो कौन लोग थे वो? तो यही क्रांतिकारी लोग थे। तो 1905 से कांग्रेस की निष्क्रियता के दौर में राष्ट्रीय आंदोलन को जो चलाया वो क्रांतिकारी लोग थे। तो इनकी जो गतिविधि थी उसके वजह से बहुत दिनों तक ये चला भी नहीं सकते थे। पकड़ लिया गया, जेलों में डाल दिया गया, सजा हो गई, फांसी हो गई, तो फिर कुछ वर्षों के बाद ये खत्म हो जाता था। उसके बाद गांधी जी का उदय हुआ। तो गांधी जी के उदय के बाद असहयोग आंदोलन सबसे पहला मूवमेंट था जो 22 तक चला। अब 22 में जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया 84 के बाद, तो फिर एक कांग्रेस के अंदर निष्क्रियता का दौर आया। तो उस समय क्रांतिकारियों का एक दूसरा ग्रुप उभर करके सामने आया, सब पढ़ाएंगे आपको। तो जो 22 से 29 तक कांग्रेस निष्क्रिय रही, तो 22 से 29 तक, माने 1922 से 1929 तक देश के राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया? तो क्रांतिकारियों ने दिया। यानी अंग्रेज कभी इत्मीनान से नहीं बैठ पाए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो इस प्रकार से विश्रांति काल जो कांग्रेस का रहा, उस काल में राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने का, ये चलाने का, ये ड्राइविंग करने का काम जिन लोगों ने किया वो क्रांतिकारी थे। इस आधार पर भी हमारे देश में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो इंट्रोडक्शंस में ये इतनी सारी बातें आपको जाननी थी। अब देखिए छात्रों, आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो ये कि ये जो क्रांतिकारी आंदोलन था जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के लिए कुछ कॉज अकाउंटेबल थे। ठीक है? आंदोलन के उदय के कारण कि कोई भी घटना जो होती है बिना कारणों के नहीं हो सकती है ना? तो उस तरीके से ये भी अपवाद नहीं होगा, इसके भी कारण थे। उसमें क्या हुआ कि पहला जो कॉज था वो था बाल पाल और लाल का योगदान। अब सबसे पहली बात यह कि बाल पाल लाल का अर्थ क्या होता है? हम समझते हैं कि आप जानते होंगे, लेकिन बोल देते, यहां पर लिखते नहीं। बाल का मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक, पाल का हुआ विपिन चंद्र पाल, और लाल का हुआ लाला लाजपत राय।
तो ये तीन क्षेत्रों के प्रभावशाली नेता थे। जैसे बालगंगाधर तिलक, महाराष्ट्र में इनका बहुत प्रभाव था। विपिन चंद्र पाल का बंगाल में बहुत प्रभाव था और लाला लाजपत राय का पंजाब में बहुत प्रभाव था। तो इस प्रकार से जो आंदोलन के लिए 3 केंद्र थे, उन 3 केंद्रों में ये 3 महत्वपूर्ण नेतृत्व उभर करके सामने आ गए और इन तीनों ने सम्मिलित रूप से जो काम किया वो क्या कि इनका जो काम था कि कांग्रेस की जो भिक्षावृत्ति की नीति थी, भिक्षावृत्ति का अर्थ भीख मांगने की नीति, भिक्षावृत्ति की नीति का विरोध किया बाल पार्लामेंट। और इन लोगों ने जब विरोध किया तो इससे क्या हुआ कि युवाओं में क्रांतिकारी विचार का प्रसार हुआ। विचार का प्रसार। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा कि मान लिया आपके घर में जो पॉलिसीज हो, जो नीति हो, वो पूरी तरीके से उदारवादी हो, लिबरल हो, अहिंसात्मक विचारधारा हो और आपका इस क्रम में पालन पोषण हुआ, दूसरों को सम्मान करना, प्रतिष्ठा देना, ये सब सिखाया गया। अब ऐसे परिस्थिति में आप घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि हमारे जो बड़े हैं, घर के पिताजी हैं, चाचा हैं, बड़ा भाई है, ये बाहर में लोगों से जो मिल रहा है तो उनका भी सम्मान कर रहा है, वो कुछ बिगड़ जा रहा है तो उनकी बात सुन भी रहा है और उनकी इज्जत कर रहा है। तो आप भी वही काम कीजिएगा बाहर निकल कर। अब ऐसी परिस्थिति में एक चीज ये भी हो सकता है कि बाहर के लोग आपको एक्सप्लॉइट करने लगे, लेकिन आपकी आदत चूंकि सम्मान की बनी हुई है, इसलिए आप उसका एक्सप्लॉइटेशन को सहते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, तो उनका सम्मान करना। लेकिन तभी आपके घर वाले ने, पिता, बड़े भाई या चाचा अपने पूर्व के नीति के विरुद्ध बात करते हैं कि नहीं, ये तो गलत बात है, उसने, अमुक व्यक्ति ने ऐसा जो किया वो एक प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन है और उसके खिलाफ विरोध करना चाहिए। तब फिर आपकी पूर्व की नीति क्या रहेगी, वही रहेगी, परिवर्तित हो जाएगी। और जो आप उस व्यक्ति को सम्मान के दृष्टिकोण से देख रहे थे, अब आप भी उस व्यक्ति का विरोध कीजिएगा। तो कुछ इसी प्रकार की घटना जो है हुई हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, कि शुरू के जो कांग्रेसी नेता थे वो अंग्रेजों के विरोधी नहीं थे, वो चाहते थे कि अंग्रेज शासन करे, अंग्रेज एक अच्छी जाति है और हम अपनी कुछ मांगों को उनके समक्ष रखेंगे तो मान लेंगे, हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो इस प्रकार से कांग्रेस का आरंभिक दौर जो था वो एक भिक्षावृत्ति का था। तो ऐसे में जो युवा थे उनके लिए ये नियति बन चुकी थी, एक सिद्धांत बन चुका था कि नहीं, तो अंग्रेजों का विरोध नहीं करना है। लेकिन तभी राष्ट्रीय आंदोलन में बाल पार्लामेंट का जब उदय हुआ तो ये लोग बुजुर्ग आदमी थे अपने अपने क्षेत्र के, तो इन लोगों ने कांग्रेस की इस नीति का विरोध किया, भिक्षावृत्ति नीति का, कहीं कांग्रेस को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए। तो युवा भी तो अंग्रेजों के एक्सप्लॉइटेशन के शिकार थे, युवा को भी उस शोषण को महसूस कर रहे थे जो अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। तो इस कारण से जब बाल पार्लामेंट ने इस तरीके से कांग्रेस की नीति का विरोध करना शुरू किया तो इसका प्रभाव युवाओं पर यह पड़ा कि ये भी जो है वो क्रांतिकारी विचारधारा
से प्रभावित होने लगे। बात समझ में आई? तो युवाओं में क्रांतिकारिता का जो प्रवेश हुआ वो बाल, पाल और लाल की नीतियों के कारण। तो फर्स्ट काउज ये हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए दूसरा काउज जो है छात्रों, वो ये है कि लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति। लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति। आप जानते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन था वो 1899 से लेकर करके 1905 ईस्वी तक, है ना, ये क्या था? भारत का दरोगा। कौन था? भारत का वायसराय था, यानी माय बाप था। ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी वो नीति भी क्रांतिकारी विचारधारा को प्रश्रय देने में काफी अहम भूमिका निभाया। और वो नीति क्या थी जाननी चाहिए। तो बहुत सारी पॉलिसीज थी उसकी। जैसे पहला, विश्वविद्यालय अधिनियम। पुलिस सुधार, पुलिस सुधार में सेना सुधार भी शामिल है। और सबसे बड़ा था बंगाल विभाजन। तो लॉर्ड कर्जन एक दमनकारी शासक था, दमनकारी वायसराय था। वो जब आया तो उसने कहा कि हम भारत में जो हमारा आगमन हुआ है वो कांग्रेस को जड़ मूल से खत्म कर देने के लिए हुआ है। मैं कांग्रेस को उसके जड़ से समाप्त कर दूंगा, इसलिए मैं भारत में आया हूं। तो इसका अर्थ क्या हो कि एक दमनकारी शक्ति के रूप में उसने काम करना शुरू किया। तो बहुत सारे काम किए, तो जिसके वजह से रिटेलिएट हुए लोग या आंदोलित हुए, उनमें विश्वविद्यालय अधिनियम भी एक था। विश्वविद्यालय अधिनियम क्या था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया लॉर्ड कर्जन ने, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1854 में हो चुकी थी, वो राष्ट्रवाद के उदय का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो चलता था वो सिंडिकेट और सीनेट के माध्यम से चलता था, यानी भारत के लोग ही उस सिंडिकेट और सीनेट में मेंबर थे। और इस वजह से जो है वो वहाँ राष्ट्रवादी आंदोलन जो है वो निकलता था। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि इस विश्वविद्यालय में सुधार करके इसमें सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। जो सीनेट में भारतीय सदस्य थे उनकी संख्या को कम कर दिया जाए, ताकि उस पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाए। ये उद्देश्य था। तो इसका भारतीयों में असंतोष होना जाहिर था। इसी तरीके से सेना और पुलिस में भी जो है उसने बहुत सारे सुधार किए जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध था। सबसे बड़ा प्रहार जो लॉर्ड कर्जन का था वो बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन एक अलग टॉपिक ही है, उसको हम पढ़ाएंगे आपको स्पेशली। लेकिन यहाँ पर इतना जान लीजिए कि बंगाल को विभाजित किया गया प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से।
घोषित ये किया गया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, एक जगह से कलकत्ते से शासन करना संभव नहीं है, इसलिए उसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया जाता है। लेकिन ये उसका घोषित उद्देश्य था, छिपा हुआ उद्देश्य ये था कि भारतीयों के बीच में बंगाली और नॉन बंगाली की फीलिंग पैदा कर देना। अगर बंगाली और नॉन बंगाली का फीलिंग पैदा हो जाएगा तो उससे राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, टूट जाएगा। तो जिसके वजह से बंगाल विभाजन आंदोलन चला और युवाओं पर इस पर यह प्रभाव पड़ा कि युवा भी जो है वो अब क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए सोचने लगे। तो भारत में युवा क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़े, इसमें कर्जन की नीतियां भी उत्तरदायी थी। क्लियर? अब देखिए अगला जो कॉज अकाउंटेबल था वो था महाराष्ट्र का प्लेग। महाराष्ट्र का प्लेग। तो महाराष्ट्र का प्लेग एक्चुअली में पूरा था, लेकिन जो पूना का इलाका था उसमें काफी सक्रिय था, यानी 1893 से लेकर करके 1897 तक। और इसमें जो ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा की जो नीति थी वह नीति दमनकारी थी। और इसके लिए बालकृष्ण चापेकर और विष्णु हरि चापेकर, इसको संक्षेप में चापेकर बंधु कहा जाता है, विष्णु हरि चापेकर। तो इतनी बातें आपको महाराष्ट्र के प्लेग में याद रखना। प्लेग आप जानते हैं कि क्या है? जानते हैं कि प्लेग क्या होता है? लोग पागल हो जाता है, नहीं? तो क्या होता है प्लेग में? एक महामारी है जो वास्तव में जो चूहा होते हैं उसके ऊपर जो पिस्सू पाया जाता है वही प्लेग का पिस्सू होता है, और उसके माध्यम से महामारी का रूप हो जाता है, ले लेता है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि चूहा को खत्म कर दिया जाए, तो ये महामारी खत्म हो जाएगी। तो महाराष्ट्र में तो हुआ ही, मुख्य इसका प्रभावित जो क्षेत्र था वो पूना था। तो पूना का जो कमिश्नर था पुलिस को लेकर के, उसने प्लेग को रोकने के नाम पर सिर्फ भारतीयों को परेशान किया। इलाज तो करवाया नहीं, घरों में घुस करके स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किए गए, बलात्कार किए गए। तो इससे काफी तीव्र आक्रोश पूना में फैला। और बालकृष्ण चापेकर, विष्णु हरि चापेकर, ये लोग उस समय व्यायाम मंडल एक ऑर्गेनाइजेशन था जो एक्चुअली में बॉडी बिल्डिंग का, आजकल जिम वगैरह देखते हैं ना, तो उसका आरंभिक रूप आप मानिए। तो वो कुश्ती वहां करते थे, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ शारीरिक सुदृढ़ता ही नहीं था, बल्कि व्यायाम मंडल में जो भी लोग थे वे देश में इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही थी उसके प्रति डिबेट करते थे, सोचते थे और उसको रोकने के लिए रणनीतियां बनाते थे। तो ये चापेकर बंधु जो थे व्यायाम मंडल से जुड़े हुए थे। तो इसलिए क्या किया कि रैंड और आयरेस्ट, रैंड जो था वहां का कमिश्नर था पूना का, और आयरेस्ट जो था वो सैनिक अधिकारी था। उसका 18 जून 1897 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी।
तो इसमें बालकृष्ण चापेकर तो जो है भाग गए, लेकिन विष्णु हरि चापेकर पकड़े गए, इनको फांसी की सजा दी गई। तो ये भारत का प्रथम क्रांतिकारी घटना था और प्रथम राजनीतिक हत्या थी। इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भी क्रांतिकारी घटना नहीं घटी। तो इस तरीके से प्लेग के कारण भी जो घटना महाराष्ट्र में हुई, तो एक बार घटना घट गई तो फिर दूसरे प्रदेश के भी युवा प्रभावित हुए इससे। माने एक चलन सा बन गया। पहले तो रोग था वैचारिक रूप से, तो अब वैचारिक रूप से ये लोग काफी मजबूत हो गए युवा कि हमको क्रांतिकारी आंदोलन को करना है। क्लियर। अब अगला जो है, जो कॉज अकाउंटेबल है, वो है अंतर्राष्ट्रीय घटना का प्रभाव। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय घटना का प्रभाव। तो अंतर्राष्ट्रीय घटना में कुछ घटनाएं आपको याद रखनी होगी और समझनी होगी कि कौन घटना ने इसको प्रभावित किया। तो उसमें बाल्कन देश की स्वतंत्रता, दूसरा अदोबा का युद्ध, जो इटली और अबिसिनिया का मध्य लड़ा गया था। इटली और अबिसिनिया के मध्य लड़ा गया था। और तीसरा कॉज जो था 1904-05 का रूस जापान युद्ध। रूस जापान युद्ध। ये तीन कॉज अकाउंटेबल थे जो इंटरनेशनल लेवल पे घटे और उसने भारत में क्रांतिकारिता को जन्म दिया। तो उन तीनों को हम लोग समझेंगे इस क्लास में। तो पहला है बाल्कन देशों की स्वतंत्रता। जो यूरोप महादेश है उसके एक बड़े क्षेत्र पर तुर्की का शासन था। तुर्की में खिलाफत का शासन था जिसको हम लोग बोलते थे खिलाफत उस्मानिया, और ये लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। और यूरोप का जो बाल्टिक कंट्रीज था, जो बाल्कन क्षेत्र का देश था, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया, ये सब नाम जो भी आप सुनते हैं, ये सब उस समय का बाल्टिक राज कहलाता था। और सबका अलग अलग नाम नहीं था जो आज हम लोग देखते हैं। वो सब का सब जो है वो तुर्की के अधीन था। तो शुरू में जिस समय तुर्की ने अधिकार किया था उस समय वो उसके लिए अच्छी बात थी और लोगों ने शासन को स्वीकार किया। लेकिन 20वीं शताब्दी में तुर्की शासन के खिलाफ वहां आंदोलन होने लगे और उसमें धर्म का भी मुद्दा आ गया। वो लोग अधिकांशतः ईसाई धर्म के या नॉन इस्लामिक रिलीजन्स के मानने वाले थे, और तुर्की का जो खिलाफत उस्मानिया था वो इस्लामी शासन था। तो इसके वजह से एक विरोध हुआ और अंततः 20वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ कि जो बाल्टिक देश थे वो सब के सब आजाद हो गए। तो यहां भी तो कुछ मसला इसी ढंग का था कि यहाँ का शासक बाहर का था और यहाँ भी धार्मिक आधार पे शासक और शासित के बीच विभाजन था। तो इस कारण से भारत के लोगों ने भी महसूस किया कि जो बात बाल्कन में हुआ आज़ादी की, वो बात यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन ये किन लोगों ने महसूस किया? तो युवाओं ने महसूस किया। इसी कारण से बाल्टिक क्षेत्र का जो प्रभाव ये पड़ा, यहाँ के युवा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हुए। अब उसके बाद दूसरा इंटरनेशनल इवेंट्स जिसने युवाओं में क्रांतिकारिता की नींव डाली, वो था अदोबा का युद्ध। इसकी व्याख्या ये है छात्रों कि अबिसिनिया एक जगह है अफ्रीका का,
आप लोग मैप में देख सकते हैं कि कहाँ पर अबिसिनिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला जो भाग है अबिसिनिया, जिसको हॉर्न ऑफ यूरोप कहा जाता है। क्योंकि 3 देश मिलके अबिसिनिया और इरिट्रिया और इथोपिया ये सिंह का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो अबिसिनिया पर इटली ने कब्जा कर लिया था। तो इटली एक आधुनिक देश था, उसके पास नए नए आग्नेयास्त्र थे, और अबिसिनिया के जो आदिवासी थे उनके पास परंपरागत अस्त्र थे, लाठी डंडा था। लेकिन इटली के शासन के विरोध के लिए दोनों, यानी इटली वहां जमा हुआ था उसके बीच, और अबिसिनिया जो निशस्त्र थे उन लोगों के बीच अदोबा नामक स्थान पे एक युद्ध होता है। और ये युद्ध कब होता है? तो 1898 ईस्वी में। और इसमें इतना सशक्त देश इटली जनजातियों के हाथों पराजित हो जाता है। तो इसका इम्पैक्ट भारत में क्या पड़ा कि जब आदिवासी और जनजाति इतनी बड़ी शक्ति को पराजित कर सकती है, तो फिर भारत के युवा क्यों नहीं पराजित कर सकते हैं? जितना बड़ा क्षेत्र इटली का था उतना ही बड़ा तो ब्रिटेन का है। जो जो चीज इटली इस्तेमाल करता है वही वही चीज तो ब्रिटेन इस्तेमाल करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अगर अबिसिनिया के आदिवासी इटली को पराजित कर सकते हैं और उससे स्वतंत्र हो सकते हैं, तो फिर भारत के भी युवा अगर चाहेंगे तो ब्रिटेन को पराजित कर सकते हैं और भारत को स्वतंत्र करा सकते हैं। तो इस तरीके से अदोबा का युद्ध ने युवाओं को क्रांति के पथ पर अग्रसर किया। ये भी एक अंतरराष्ट्रीय घटना थी। अब आगे आइए कि 1905 का रूस जापान युद्ध। अब देखिए, जो जापान था वो एक एशियाई देश था। रूस को देखिए तो रूस का भी बड़ा भाग एशियाई में आता है, लेकिन उसका कुछ भाग यूरोप में भी आता है। और रूस का जो भाग यूरोप में आता है वही उसका डेवलप और विकसित भाग है। इसीलिए उसको यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं हम लोग। लेकिन आमतौर पे यूरोप का देश, वो जैसे मॉस्को वगैरह जो उसके बड़े बड़े शहर हैं, वो सब यूरोप कॉन्टिनेंट में है, रूस के। अब जापान जो बिल्कुल एक छोटा देश है, भूभाग और जनसंख्या के हिसाब से उसका कोई महत्व रूस के समक्ष नहीं है। लेकिन एक हाथी को एक चींटी ने पराजित कर दिया। यह घटना घटी थी 4-5 के रूस जापान युद्ध में। तो जापान ने जो रूस को पराजित किया, तो इसका असर भारत के युवाओं पर पड़ा कि जब उतना छोटा देश उतना बड़े देश को पराजित कर सकता है, तो हम तो खुद बड़े, हम उस छोटे देश को क्यों नहीं पराजित कर सकते हैं? और जो ये मनोवृत्ति थी कि यूरोप विजयी माने उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है, ये मानसिकता फैल गई थी। तो जापान तो एक एशियाई देश था, यूरोप वाले को पराजित कर दिया, तो ये भ्रम भी टूट गया। तो इस तरीके से इन 3 अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में या युवाओं के दिलों में क्रांतिकारी का बीज बो दिया, और यहाँ क्रांतिकारी घटनाएं घटने लगी। यह क्रांतिकारी आंदोलन का श्रीगणेश हुआ। क्लियर? अब अगला टॉपिक जो इसमें आपको समझना है, बाकी हम लोग बाद के क्लास में ग्रेजुअली धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए, वो ये कि ये जो क्रांतिकारी घटनाएं थी, ये जो क्रांतिकारी आंदोलन था, ये एक्चुअली में 3 चरणों में हुआ है। ठीक है ना? कितना? 3 चरण। तो आज ही बता देना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि फिर कल से जो है हम चरण वाइज इस क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ेंगे। तो उसमें पहला जो चरण है वो 1904 के बाद। ठीक है? बात 4 से शुरू हुआ, आप समझ जाइए कि 15 तक चला। कहाँ? 15। उसके बाद या तो गिरफ्तार कर लिया गया, या फिर ये लोग पकड़े गए, या फिर इन्होंने छोड़ दिया डर कर, ये जो भी कह लीजिए।
फिर ये क्रांतिकारी गतिविधि उतनी नहीं चली। तो दूसरा 1924 के बाद, तो ये भी आप मान के चलिए कि 1933-34 तक जो है वो ये चला। उसके बाद ये भी जो है समाप्त हो गया। शुरू से इनको जब फांसी दे दी गई तो फिर ये भी आंदोलन समाप्त हो गया। और तीसरे प्रकार को जो हम लोग पढ़ना है कि विदेशों में क्रांतिकारी घटना है। ये तो दो जो हुआ था वो भारत में हुआ था, लेकिन इसी बीच में विदेशों में भी क्रांतिकारी घटनाएं घटी। जैसे ब्रिटेन में घटा, जैसे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में घटा, जैसे कनाडा में घटा, जैसे जर्मनी में घटा। तो विदेशों में जो ये सब क्रांतिकारी घटनाएं घटी वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो कुल 3 प्रकार की क्रांतिकारी घटनाओं का हम लोग अध्ययन विस्तार रूप से करेंगे। तो हम समझते हैं कि जो आज का एक नया क्लास लेकर के हम सामने उपस्थित हुए आपके, उसका एक भूमिकीय बात समझाने में हम सफल रहे। अब अगला क्लास से हम लोग जो ये 3 विभाजन है, उन तीनों विभाजन के आधार पे इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।